हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने अभी मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे थे और मौर्य साम्राज्य में हम लोगों ने इसके जो साक्ष्य है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने साक्ष्य को दो भागों में बांट के देखा। एक था हमारा साहित्यिक साक्ष्य और दूसरा था हमारा पुरातात्विक साक्ष्य। तो हमने आपको साहित्यिक जो साक्ष्य था उसको ख़त्म करा दिया। वहाँ से जो भी प्रश्न अगर आपको आते हैं तो बन जाएंगे। और दूसरा सवाल जो रहा, दूसरा जो आपका टॉपिक रहा वो है पुरातात्विक साक्ष्य। अगर पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें तो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और संभावना है कि यहाँ से आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो देखिए, पढ़ने के लिए ऐसा है ना, देखिए क्या कहते हैं, मतलब एकदम पागलों की तरह, एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम गधा की तरह मेहनत करने से भी रिजल्ट नहीं होता। बस तकनीकी जान जाइए, जो टेक्निक है उसको जान जाइए। पढ़ते कैसे हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे उसको कंप्लीट करना चाहिए, वो चीज़ पहले समझ जाइए। पढ़ने के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी किताबें रहते हैं, लेकिन जो सही तरीके से पढ़ते हैं रिजल्ट उन्हीं का आता है। बस सही तरीके से पढ़िए, सही तरीके से पढ़िएगा, रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे पुरातात्विक साक्ष्य। हम लोग इसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य को पढ़ेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य, ये साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन साक्ष्यों में मौर्य वंश के बारे में क्या कहा गया, क्या क्या इनकी खूबियाँ हैं और विशेषताएं क्या हैं, इनमें क्या लक्षणें दिखती हैं, क्या वर्णन किया गया है, किन ग्रंथों में क्या कहा गया है और किन पुरातात्विक साक्ष्यों से, किन अभिलेख से, किन गुहालेख से, किन स्तंभ लेख से क्या क्या वर्णन मिलता है, ये सारा चीज़ें आपको जानने को मिलेगा। चलिए, हम आज इसको समाप्त ही कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग अभिलेख की, अगर अभी लेखीय स्रोत की अगर बात करें पुरातात्विक साक्ष्यों में, अगर हम लोग अभिलेखीय अगर साक्ष्य की बात करें तो पहले हम लोग इसको दो भागों में बांट के देखते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में बांट के देखते हैं। एक है हमारा रुद्रदामन का कौन सा, जूनागढ़ अभिलेख। एक है जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का क्या हो गया, जूनागढ़ अभिलेख। और उसके बाद किसका है, दूसरा अगर बात करें तो अशोक्य अभिलेख। दूसरा क्या है तो अशोक्य अभिलेख। ये दोनों को ख़त्म करते हैं, अशोक्य अभिलेख। आप लोग तैयार हो जाइए, ताकि एक बार पढ़ लीजिए, आपको सारा चीज़ यहाँ से आ जाएगा। अगर हम मौर्य वंश पढ़ा रहे तो मुझे लगता है कि मौर्य वंश से आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इसकी मतलब समझिए कि संभावना है। एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए। तो चलिए, हम लोग रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये रुद्रदामन भाई कौन था, अगर रुद्रदामन की बात किया जाए, ठीक है, तो ये कौन है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यह एक शक शासक है। ठीक है, यह एक शक शासक है। ठीक है, शक शासक है। कौन, रुद्रदामन क्या है, शक शासक है। मतलब यह एक विदेशी शासक है जो कहाँ का है, शासक है मधेशिया का। मधेशिया मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब अफ़गानिस्तान। यह जो शासक है मध्य एशिया का है। ठीक है, मध्य एशिया का। ठीक है, मध्य एशिया मतलब यहाँ का अगर क्षेत्र देखें तो बैक्टीरिया, अगर अभी के आधुनिक समय की बात करें तो अफ़गानिस्तान। ओके, अफ़गानिस्तान हो जाएगा भाई। ये भी थोड़ा सा आराम से देखते चलिए और रिवाइज करते चलिए, और कम से कम अगर लगे कि हमको नोट करना है तो नोट करते चलिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए, अगर यहाँ पे रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की अगर बात कर दिया जाए तो कब मिला, तो 150 ईस्वी में। 150 ईस्वी में इसको मतलब ये मिला। इसमें क्या वर्णन किया गया है, तो देखिए, सुदर्शन जो झील है ना, उसका निर्माण कौन करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सुदर्शन झील का जो वर्णन आपको मिलता है इसी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है, इसमें सुदर्शन झील का वर्णन मिलता है,
वर्णन मिलता है, ठीक है, सुदर्शन झील का वर्णन आपको मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा सुदर्शन झील के निर्माण में 4 सम्राटों ने क्या किया था, योगदान दिया था। और इसका भी वर्णन किसमें मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख में। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग बात करते हैं। और चलिए यहाँ पे नया पे ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग सुदर्शन झील की बात करें, यहाँ पे सुदर्शन झील की, तो देखिए 4 लोगों ने जो काम किया, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस समय चंद्रगुप्त मौर्य के एक राजपाल थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के एक राजपाल थे जिसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। क्या नाम था, पुष्यगुप्त वैश्य नाम था इनका, वैश्य नाम था, पुष्यगुप्त वैश्य नाम था। और इन्होंने क्या था, इन्होंने, ये कहा जाता है कि सौराष्ट्र के क्या थे, राजपाल थे सौराष्ट्र के। ये भी जान लीजिए भाई थोड़ा सा, ये जो है सौराष्ट्र के क्या है, राजपाल है। और इन्होंने क्या किया था, सुदर्शन झील का निर्माण किया था। इन्होंने ही सुदर्शन झील का क्या किया, सुदर्शन झील का निर्माण किया था। इन्हीं ने सुदर्शन झील का क्या किया, निर्माण करवाया, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल थे। क्या थे ये, राज्यपाल थे। कौन थे, पुष्यगुप्त वैश्य। ये कहाँ के राज्यपाल थे, सौराष्ट्र के। और इन्होंने सुदर्शन झील का क्या किया, निर्माण करवाया। थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा कहा जाता है पलासनी नदी और स्वर्णसिकता नदी कहा जाता है, लिख ही देते हैं इस पर ताकि आपको ये हो जाए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं पलासनी नदी और स्वर्ण सिकता नदी को जोड़कर क्या बनाया गया, सुदर्शन झील या बांध का निर्माण करवाया गया, ठीक है। ये देखिए पूछा जा सकता है कौन सा नदी, तो पलासनी नदी और स्वर्णसिकता नदी को जोड़कर ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। बहुत कम मिलेगा, कहीं कहीं मिलता है, तो हम सोचे कि थोड़ा सा इसको बता ही देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा यहीं पे एक कृत्रिम बांध का भी निर्माण किया गया था। अगर बांध की बात करिए तो यहीं पे एक कृत्रिम बांध का मतलब होता है कि जो मानव द्वारा बनाई जाती है, जो नेचुरली क्रिएट नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम बोलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट। तो सबसे पहले सुदर्शन झील का पहला जो राजा जिसने यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा। हम लोग दूसरा इसके बारे में पढ़ते हैं। ये है अशोक सम्राट ने क्या किया था, अशोक सम्राट ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और इसका चर्चा और इसका वर्णन सुदर्शन झील का ये कहाँ पे किया गया है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। और यहाँ देखें तो एक तुषास्प, ये देखिएगा यहाँ पे बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे तुषास्प नामक एक यवन होता है, यवन, इसी को यहाँ मतलब राज्यपाल किसने बनाया था, सोचिए, विदेशियों को भी यहाँ पे अशोक सम्राट के द्वारा राज्यपाल बनाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अशोक सम्राट भी योग्यता पे ज़्यादा बल देते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हमारे साम्राज्य में जितनी भी योग्य लोग हो कम से कम वो भागीदार हो सके। तभी तो अशोक सम्राट का शासन अखंड भारत पे होने के साथ ही साथ पूरी दुनिया में एक अलग छाप और एक अलग पहचान बनाई। ये चीज़ें ज़रूर देखने को मिलता है। जैसे कहने का मतलब है कि जब आप बहुत मेहनत करते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा हार्डवर्क आप करने लगते हैं, तो आपके अंदर एक अलग से आत्मविश्वास जगने लगता है और आपको लगता है कि हम कंप्लीट कर जाएंगे। ये तब आता है जब आप बहुत मेहनत करते हैं। जब योग्यता की प्राथमिकता जब किसी भी साम्राज्य और किसी भी सम्राट जब कोई देने लगता है, तो सोचिए कि उसका साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हो जाता है, ठीक है। तो मैंने ये कहा था, ये कौन था, एक विदेशी था, ठीक है। अशोक सम्राट ने क्या किया था, एक यवन राजा को इसका राज्यपाल बना दिया और इसने सुदर्शन झील का क्या किया था, इसने भी सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया, यानी कि पुनर्निर्माण करवाया था। जैसे होता है कभी टूट फूट जाता है, कुछ ऐसा हो जाए तो उसका यहाँ पे क्या किया जाता है, निर्माण करवा दिया जाता है। और एक किसने किया था, यहाँ पे
एक चीज़ और भी है कि तुसास ने एक और काम किया। कहा जाता है कि यहीं पे उसने एक नहर का भी निर्माण करवा दिया। यहाँ पे भी एक नहर का क्या किया, निर्माण करवाया था। किसने? तुशास्प ने। चलिए हम लोगों ने दूसरा राजा के बारे में देखा, सुदर्शन झील के निर्माण में इनका योगदान। उसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं। ये देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे तीसरा, ठीक है। तीसरा में खुद ये रुद्रदामन खुद इसका क्या करते हैं, रुद्रदामन ये खुद यहाँ पे क्या करते हैं, वो यहाँ पे इसका निर्माण करवाते हैं। और यहाँ का जो अगर बात किया जाए तो सुविशाख नाम रहता है, सुविशाख नाम रहता है इस व्यक्ति का, जिसे राज्यपाल बनाया जाता है, और ये भी सुदर्शन झील का क्या करता है, पुनर्निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, रुद्रदामन सुविशाख, ठीक है। और यहाँ पे ये सुविशाख जो है यहाँ पे एक सुदर्शन झील का क्या करते हैं, पुनः निर्माण करवाते हैं। और ये भी राज्यपाल है, ठीक है, रुद्रदामन का, जिसके और इन्हीं के यानी कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में ही इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो चौथा की बात है वो है हमारा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय में भी देखिए कहाँ से कहाँ सम्राट ये लोग चले जाते हैं, वहाँ पे वो लोग कराते हैं। अशोक सम्राट भी ये स्कंदगुप्त भी क्या करते हैं, इन्होंने भी सुदर्शन झील का क्या किया, पुनर्निर्माण करवाया। अगर यहाँ पे बात करते हैं स्कंदगुप्त की, अगर यहाँ पे बात कर दिया जाए तो यहाँ पे देखिएगा एक नाम रहता है पर्णदत्त नाम रहता है। और पर्णदत्त क्या रहते हैं, ये राज्यपाल होते हैं, और राज्यपाल यानी कि स्कंदगुप्त के राज्यपाल कौन है, पर्णदत्त होते हैं। ये स्कंदगुप्त के कौन है, पर्णदत्त हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा पर्णदत्त राज्यपाल तो होते हैं, यहाँ पे एक चक्रपालित भी है, यानी कि पर्णदत्त का जो पुत्र है, ये यहाँ पे देखिएगा चक्रपालित जो है ये उपराज्यपाल है। पूछा जा सकता है कि कौन उपराज्यपाल ने सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण में योगदान दिया था, तो पर्णदत्त राज्यपाल और इन्हीं के पुत्र का नाम था चक्रपालित। इन दोनों ने ही सुदर्शन झील में क्या किया, योगदान दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 राजाओं को, 4 सम्राटों को देखा जिन्होंने सुदर्शन झील के निर्माण में क्या किया था, योगदान दिया था। और इसका वर्णन हमको शक जो सम्राट हैं रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में क्या होता है, जूनागढ़ अभिलेख में हमको देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर ये ख़त्म हो जाता है इसका, तो अब हम लोग देखते हैं अशोक का जो अभिलेख है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्योंकि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख लगभग ख़त्म हो गया, इतना ही से प्रश्न पूछा जाता है। हम तो यही कहते हैं कि भाई हम लोग भी यूपीएससी का जो तैयारी कर रहे थे तो टीचर बार बार बोलते थे कि ज्ञानी मत बनो, बस कंपटीशन को फाइट करने के लिए स्टडी करो। कंपटीशन को फाइट करने का जो स्टडी होता है वो डिफरेंट टाइप से होता है। नॉलेज के लिए जब पढ़ना हो तो ऑफिसर बनिए, कुछ कंप्लीट कर जाइए, उसके बाद कुछ करिएगा। कंपटीशन फाइट करने का तरीका थोड़ा सा बहुत ये होता है। तो अशोक का जो अभिलेख है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, अशोक का अभिलेख। तो अशोक के अभिलेख के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अशोक के अभिलेख के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे कहा जाता है कि इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था। अगर बात करें इसकी खोज की तो सबसे पहले अशोक के शिलालेखों की खोज किसने किया था, तो स्टीफन थैलर महोदय ने किया था। स्टीफन थैलर महोदय ने किया था। किसने किया था, स्टीफन थैलर महोदय ने किया था। पूछा जा सकता है कि अशोक के अभिलेखों की खोज किसने किया था, तो स्टीफन थैलर महोदय ने किया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कि देखिएगा कि इसको मतलब यानी कि इस अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा कौन था। खोजा तो था थैलर महोदय ने। जब थैलर महोदय ने इसे खोजा तो इसको पढ़ा किसने था। तो पढ़ने की बात अगर किया जाए, देखिए पढ़ने वाली जो बात है, पढ़ा किसने था ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। किसने पढ़ा था तो ये बार बार पूछा जाता है, जिसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। इसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। याद रहना चाहिए, हम 2-3 बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको याद रहे। अशोक के अभिलेखों को खोजा किसने था, तो स्टीफन थैलर महोदय ने इसको खोजा था। लेकिन पढ़ा किसने था, तो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप
ये महोदय जो थे इन्होंने पढ़ा था। कब पढ़ा था? तो यहाँ पे आप देखिएगा 1837 में इन्होंने क्या क्या किया था? अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। पूछा जा सकता है भाई कि कौन से अभिलेख को इन्होंने पढ़ा था? तो देखिएगा दिल्ली टोपरा जो अभिलेख है, दिल्ली टोपरा, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको, दिल्ली टोपरा जो अभिलेख है, दिल्ली टोपरा जो अभिलेख है, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? दिल्ली मंगाया। और इसी अभिलेख को इन्होंने जेम्स प्रिसेप ने क्या किया था? पढ़ा था। किसको? दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा था। ठीक है, दिल्ली टोपरा अभिलेख को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। ठीक है, देखिए जेम्स प्रिसेप जानते हैं कलकत्ता टकसाल का अधिकारी था। अगर बात किया जाए कि भाई कलकत्ता में उस समय अंग्रेज़ों के समय में टकसाल हुआ करती थी कलकत्ता में, उसी का ये अधिकारी था। आप लिख देते हैं यहाँ पे टकसाल का अधिकारी था। ठीक है, ताकि आपको ये रहे। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने एक और यहाँ पे अभिलेखों को लेकर के आता है, जिसका नाम है दिल्ली मेरठ अभिलेख। लिख लीजिए दिल्ली मेरठ अभिलेख। इसको भी क्या करता है फिरोज शाह तुगलक? क्या करता है? यहाँ पे दिल्ली मंगा लेता है। ठीक है, देखिए इन अभिलेखों में कहा जाता है कि अशोक सम्राट ने, जिस तरीके से आप देखते हैं जब भारत के मुख्य प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बने थे, तो कभी कभी मन की बात करते थे, जनता के सामने आकर के वो मन की बात करते थे। तो प्राचीन भारत के इतिहास में, या कि ये कहें कि भारतीय इतिहास में पहला ये सम्राट हैं। कौन? अशोक सम्राट। पहला ये सम्राट है जिन्होंने अभिलेख के माध्यम से मन की बात कही। ठीक है, ये पहला अशोक सम्राट रहते हैं जिन्होंने अभिलेख के माध्यम से अपने जनता से मन की बात कही थी कि हम ये चाहते हैं। और ये देखिए कितने प्रतापी सम्राट हैं। उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ते हैं, कहा जाता है कि डॉक्टर डी.आर. जो भंडारकर हैं, मतलब डॉक्टर डी.आर. भंडारकर हैं, क्या करते हैं? इन्हीं अभिलेखों के आधार पे ही वो इतिहास लिखने की प्रयास करते हैं। और देखिए कहा जाता है कि दो चीज़ें होता है, एक साहित्यिक स्रोत होता है या साक्ष्य होता है, और दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक बातें गलत हो सकती है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि साहित्य में क्या क्या लिखा रहता है। अगर कोई भी सम्राट के अंतर्गत में, या उसके पास कोई अगर कवि रह रहा है या कोई लेखक रह रहा है, तो उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के बातें लिखता है। ज़रूरी नहीं कि उसके सारे समाज की संरचना, व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था सब सच्चाई ही लिख दे, क्योंकि अगर वो राजा के और ये सम्राट के अगर उसके समकक्ष करके और ये कह सके, अगर उसके बड़ाइयों के बारे में न लिखे, तो शायद उसका हुक्का पानी भी समझिए कि बंद किया जा सकता है। और यही वजह था कि जितने भी सम्राट रहे, उनके साथ काम करने वाले कवि रहे या जो लेखक रहे, अभी भी देखिएगा, अगर मानते हैं कि आप अपनी कोई बात प्रधानमंत्री के बारे में आपको लिखना हो और सोचते हैं कि हम थोड़ा सा ज़्यादा ये होना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री कुछ काम किए या ना किए, लेकिन अच्छी अच्छी बातें लिख दीजिएगा, तो मतलब समझिए कि काफ़ी ये हो जाता है। उसी तरह से बहुत सारा चीज़ आपको मिलने को मिलता है। क्या क्या ये बात की, तो ये सारा चीज़ है। तो यहाँ पे दिल्ली मेरठ अभिलेख में, और कहा जाता है कि अशोक सम्राट ने अपनी मन की बात जनता से पहली बार की थी, वो भी अभिलेख के माध्यम से। हम लोग अशोक सम्राट के बारे में जब पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पूछा जा सकता है कि अभिलेख की भाषा क्या है भाई। ठीक है, पूछा जा सकता है अभिलेख की क्या है, भाषा क्या है। तो भाषा की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये भाषा है कैसा? प्राकृत भाषा है। ये प्राकृत भाषा के बारे में कहा गया कि इसका उद्गम हुआ था संस्कृत से। इसका उद्गम कहाँ हुआ था? संस्कृत से इसका उद्गम हुआ था। उद्गम कहाँ से हुआ था? संस्कृत से हुआ था। पूछा जा सकता है कि इस अभिलेख की भाषा क्या है, तो क्या है? प्राकृत है। ठीक है, अगर लिपि की बात किया जाए, तो कौन कौन सी लिपि में अशोक के अभिलेख को लिखा गया? लिपि अगर की बात कर दिया जाए तो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक। ये देखिए, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक। देखिए ये सब याद रहना चाहिए, याद रहेगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, नहीं तो वहीं दिक्कत हो जाता है, क्योंकि याद रहेगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिए, उसके बाद भूल जाइए तो भी काम चलता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पे होता है यूनानी। ठीक है,
लिपि की बात किया तो सारे चारों जो लिपि है ना, इस लिपि में उनका अभिलेख मिलता है जो हम आगे चर्चा करेंगे। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरामाइक लिपि और नेक्स्ट है वो है आपका यूनानी लिपि। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी। अब देखिएगा, इसमें हमने कहा था कि लिपि और भाषा कभी कभी पूछा जाता है। देखिए, इसी अभिलेख के माध्यम से क्या हुआ, पूरी जनता को अशोक सम्राट ने संबोधित किया था इसी माध्यम से। और ये पहला सम्राट थे जिन्होंने अभिलेख को, अभी भी देखिएगा बहुत सारे अभिलेख, कहीं अगर मौका आपको मिले तो ज़रूर जाना चाहिए देखने के लिए ताकि आपको ये पता चले। चलिए हम थोड़ा सा और अभिलेखों की चर्चा कर देते हैं देखिएगा, यहाँ पे कहा जाता है कि शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा, शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा, ठीक है, शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा, ये अगर इसकी बात करें तो दोनों आपको पाकिस्तान में मिलेगा, शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा क्या हुआ, दोनों आपको पाकिस्तान में मिलेगा। लेकिन ये किस लिपि में है तो ये आप वो देख लीजिएगा, ये खरोष्टी लिपि हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका खरोष्टी लिपि। आज भी बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, गर्मी की वजह से आदमी ठीक से वो काम नहीं कर पा रहा है। शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा कहाँ पे है तो खरोष्टी लिपि में इसका खरोष्टी लिपि में इसका वर्णन है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कहाँ से मिला है तो अगर आप बात करें यहाँ पे तो ये पाकिस्तान क्षेत्र में इसको खोजा गया। ठीक है, शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा ये कहने खरोष्टी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तक्षशिला अभिलेख की। ये जो तक्षशिला अभिलेख आपका है, ये जो हम तक्षशिला अभिलेख की बात करते हैं, तक्षशिला अभिलेख की, तो यहाँ पे आप देखिएगा एक और भी है। इसको अगर बात करें तो हम लोग को यहाँ पे देखिएगा, ये है अरामाइक लिपि में। तक्षशिला अभिलेख जो है ये आपको मिलेगा अरामाइक लिपि में। ठीक है, अरामाइक लिपि में आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सर-ए-कुन्ना अभिलेख। सर-ए-कुन्ना अभिलेख, ये देखिए सर-ए-कुन्ना जो अभिलेख है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको लिख देते हैं। सर-ए-कुन्ना अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनानी और अरामाइक में है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनानी प्लस में अरामाइक लिख देते हैं। अरामाइक लिपि में है इसका वर्णन। ठीक है, सर-ए-कुन्ना का, और ये आपको कंधार क्षेत्र में मिलेगा। सर-ए-कुन्ना ये द्विभाषी है। देखिए यहाँ पे, यानी कि दो लिपि है, इसमें दो लिपियों का इस्तेमाल किया गया, यूनानी का और अरामिक का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत ही VVI है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे है लघमान अभिलेख है। और लघमान अभिलेख की अगर बात किया जाए, लघमान अभिलेख की बात अगर यहाँ पे किया जाए तो ये है आपको अरामाइक लिपि में। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने में आदमी बोर हो जाता है, लेकिन प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। जानते हैं क्या चीज़ है, एक चीज़ समझिएगा, आपको कोई अगर बोले कुछ ऐसी बात है जो बहुत ही कड़वा लगे तो सोचना वो आपके ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। कड़वी बातें सबको पसंद नहीं आती। जहाँ पे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सोचिए कि आप सफल हो रहे हैं। जो हर चीज़ आसानी से मिल रहा हो, बड़ा इजीली मिल रहा हो, तो वहाँ पे आपका ज़िंदगी समझिए कि आगे चल के बहुत ही परेशानी से बीतने वाली है। अभी जो एनर्जी आपके पास है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करिए इसको कंप्लीट करने में। बस एक बार जो सारे सोर्स अगर आपके पास आ जाते हैं तो आप अगर 2 घंटा 4 घंटा भी अगर पढ़ते हैं तो रिजल्ट आते रहेगा। एक बार लेवल आना बहुत ज़रूरी है। इतिहास में चाहे कोई भी सब्जेक्ट में एक बार लेवल को प्राप्त कर लीजिए, फिर लेवल जब प्राप्त हो जाएगा उसके बाद से पक्का रिजल्ट होने लगेगा। हम लोग भी IAS में ऐसे ही किए थे। आदमी 1 साल तक ज़बरदस्त समझिए कि एकदम होता है ना कि एकदम रूम में बैठ कर के, जब हम लोग दिल्ली थे तो हमारे टीचर, अब हम लोगों ने ये क्या बोलते हैं, आप जाइएगा दिल्ली में, आप बहुत फेमस उनका किताब है कॉस्मस, क्या बोलते हैं, महेश बड़वाल का। तो बड़ी ही रोमांटिक तरीके से वो पढ़ाते थे, कभी कभी गाना वाना भी सुनाते थे।
लेकिन वो बात बोलते थे ज़रूर कि पहले सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। आजकल के तो कोई भी आदमी, आप तैयारी करने जा रहे हैं तो कोई भी इंस्टीट्यूट आपको तुरंत एडमिशन ले लेगा, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी का 6 महीने तक बैठ कर के बहुत स्टडी करिए। उसके बाद जो आपका दूसरा पड़ाव बनता है वो बनता है इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का, नहीं तो किसी सीनियर के अंदर काम करने का, नहीं तो आपके कोई भी घर वाले हो सकते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। उस समय स्टार्ट करिए। पहले तो आपको 6 महीने अपना स्टडी कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि आपको कम से कम बेसिक चीज़ को आप जान सके, जानकारी हो सके। यहाँ तो लोग आपको एनसीईआरटी का भी क्लास चलाते हैं, वो समझिए कि वो बहुत गलत तरीके से होता है। भाई आपको अगर आईएएस बनना हो या बीपीसी कंप्लीट करना हो तब पहले आप अपने रूम पे अध्ययन कर लीजिए। 6 महीने 4 महीने जितने दिनों में आपकी कैपेसिटी होती है बैठने का, पहले उसको तैयार कर लीजिए अपने आप को। उसके बाद कहीं जाना हो, उसके बाद की बात बनती है, जैसे मेंस वगैरह हो जाता है ये, तो उसके बाद बनता है कि हाँ अब यहाँ पे जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग फिर से आगे आगे हम लोग करते हैं। तो ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे, अभी हम लोगों ने ये किया था कि भाई अशोक के अभिलेख हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो थोड़ा सा एक छोटा सा परिचय था जो मैंने आपको दिया। तो यहाँ पे देखिएगा अशोक के अभिलेख में एक तो यहाँ पे अगर बात करें तो हो जाएगा आपका शिलालेख। क्या हो जाएगा? शिलालेख हो जाएगा। देखिए शिलालेख का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? शिला मतलब होता है पत्थर, शीला एक था गाना शीला की जवानी, तो शिला मतलब क्या होता है? शिला मतलब होता है पत्थर, और पत्थर पे जो लेख लिखा जाता था उसी को बोलते हैं शिलालेख। तो ये शिलालेख का मतलब क्या हुआ? पत्थर पे लिखा हुआ मतलब लेख। तो देखिए शिलालेखों की संख्या टोटल 14 मिला है, ठीक है। टोटल अगर कुल शिलालेखों की बात करें तो 14 मिला है, लेकिन 7 स्थानों से प्राप्त हुआ है। लेकिन 7 स्थानों से प्राप्त हुआ है। टोटल मिला कितना? 14, लेकिन कितने स्थानों से प्राप्त हुआ? 7 स्थानों से। देखिए 7 स्थानों की अगर हमने चर्चा कर दिया तो 7 स्थान को जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जब अभिलेख आप पढ़ रहे हैं ना तो कौन आदमी क्या बोलते हैं ना कि अगर आप टीनेजर हैं या मानते हैं 20-21 साल ये कर लिए हैं, तो जब आदमी उस वक्त में पता है सुपर एनर्जी से भरपूर एकदम लबालब रहता है, उस पीरियड में लोग रोमांस की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे मानते हैं कि पत्थर उत्थर इसमें मज़ा नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ और भी है, यूरोप वाले जो होते हैं ना, यूरोप वाले, उनकी सोच, उनकी व्यवहार, उनका जो मतलब नज़रिया है वो काफ़ी डिफरेंट है हमारे भारतीयों से। और यही वजह होता है, यही वजह। और ये सब चीज़ें आपकी गलती नहीं है भाई, ये सब चीज़ की गलती अगर देखा जाए तो इसकी गलती है बहुत, मतलब बहुत अंदर है। इसके बारे में नहीं, बस पढ़ लीजिए, पढ़ के जल्दी कंप्लीट कर लीजिए और बाद में आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, हम लोग जो कहना चाहते हैं वो आपको बाद में आएगा समझ में। तो ये जो शिलालेख है ये टोटल कितना है? 14 है, लेकिन ये 7 स्थानों से प्राप्त होता है। और 7 स्थानों के बारे में जान लीजिए। तो पहला का अगर बात करें यहाँ पे, पहला का तो ये धौली से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये धौली से प्राप्त हुआ है। धौली कहाँ है वर्तमान में? अगर वर्तमान में बात करें तो ये उड़ीसा है, ठीक है। ये धौली से प्राप्त हुआ। दूसरा की बात किया जाए तो क्या है? शाहबाजगढ़ी। दूसरा की बात किया जाए तो शाहबाजगढ़ी। और शाहबाजगढ़ी मैंने बताया था कहाँ है? तो पाकिस्तान में, ठीक है। ये पाकिस्तान में है, मैंने बताया था। धौली की अगर बात करें तो उड़ीसा में है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शाहबाजगढ़ी की तो ये पाकिस्तान में है। हम नेक्स्ट लेते हैं, ये है हमारा तीसरा। और तीसरा देखिएगा, तीसरा कहाँ? मानसेहरा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मानसेहरा से प्राप्त हुआ है। देखिए मानसेहरा के बारे में भी हमने आपको बताया था। और मानसेहरा भी आपको कहाँ से मिलता है? पाकिस्तान से मिलता है। पाकिस्तान से मिलता है, पाकिस्तान से आपको मिलता है। देखिए अशोक सम्राट के बारे में अगर उसके लाइफ के थोड़ा सा और भी जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो हम सारा स्टोरी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि देखिएगा बहुत ऐसी चीज़ है, अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो बस ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, अपनी ज़िंदगी इसी में मत लगाइए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपको अपने मंजिल की तरफ जाना है। जैसे यहाँ से आपको दिल्ली तक जाना हो, अगर आप पटना में हैं तो पटना से अगर आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली में जो भी हो रहा है ना, यानी कि आपके उस सफ़र तक, अंतिम लक्ष्य तक जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए, क्योंकि आपका लक्ष्य वहाँ है। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि लक्ष्य तक हमें पहुँचना है। ये आपके मतलब अगर शरीर की बनावट ही कुछ ऐसी है, अगर ऐसा कुछ होता है तो होने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट एक चीज़ और भी है,
आप अपने दिमाग को कंट्रोल में रखिए और ये रखिए कि हमको पढ़ना है कम से कम 8 से 10 घंटा। अगर 8 से 10 घंटा पढ़ते हैं, बाकी टाइम में जो करना है करिए ना। 8 से 10 घंटा भी अगर पढ़ते हैं ना तो किसी भी कंपटीशन में 8 से 10 घंटे में लोग आईएएस फाइट कर जाते हैं। आप 8 से 10 घंटा, लेकिन एक चीज़ और भी है, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। देखिए टॉपर में और आप में एक फ़र्क है। टॉपर है उसी काम को मतलब रोज़ करते हैं, आप हैं कभी पार्टी हुआ तो फिर पढ़ाई 2 दिन गायब, शादी विवाह हुआ तो पढ़ाई 10 दिन गायब, है ना। अगर आपकी मतलब कोई भी आपकी सहपाठी या कोई भी बुला ली तो बस पूरा का पूरा टाइम बर्बाद। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं वो करते सब कुछ, वो भी करते हैं लेकिन डिसिप्लिन में उसे रखते हैं। 10 घंटा रोज़ पढ़ने के बाद जो करना है करो भाई। आप करके देखिए, आप 6 महीना करिए, आपको खुद यकीन होने लगेगा कि हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे वो है कालसी। कालसी, और ये कहाँ पे है? ये देहरादून से प्राप्त हुआ है, ये देहरादून में है कालसी। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है, हम इसके बारे में हो सकते हो थोड़ा डिटेल्स बता देंगे। 5वां की अगर बात करें तो ये है गिरनार। 5वां की बात करें तो ये है गिरनार। ठीक है, गिरनार। और गिरनार की बात करें तो ये आप लोग जानते ही हैं गुजरात में है, गुजरात में है गिरनार। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं छठा की, तो छठा में क्या हो जाएगा? सोपारा हो जाएगा। छठा में क्या हो जाएगा? सोपारा हो जाएगा। सोपारा, और सोपारा कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। सोपारा कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये 7वां आपका हो जाएगा, 7वां आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 जौगढ़ हो जाएगा। 7वां हो जाएगा आपका जौगढ़, जौगढ़ हो जाएगा। और जौगढ़ भी आपको उड़ीसा से ही प्राप्त होगा, उड़ीसा से। और एक बात करें, देखिए 7 स्थानों से नहीं है, उसको तो अभी लेखों में चर्चा किया है कि 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है, सॉरी 8 स्थानों से। तो 8वां है, 8वां का नाम आप देखिए, एर्रे गुड्डी नाम है इसका, एर्रे गुड्डी नाम है, एर्रे गुड्डी। और ये एर्रे गुड्डी जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से आपको प्राप्त हुआ है। तो हम लोगों ने 8 मतलब साइटों को देखा, स्थानों को देखा। ठीक है। और यहाँ से पूछा जा सकता है कि भाई ये सोपारा कहाँ? तो महाराष्ट्र में जौगढ़, तो उड़ीसा में। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मुझे लगा कि शायद हम करा दें, ठीक रहेगा। क्योंकि देखिए जहाँ से प्रश्न आते हैं उसको पढ़ा देना चाहिए, नहीं तो बार आप कहेंगे कि सर आपने कुछ ये किया ही नहीं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पे, तो हम लोगों ने इसको क्या करा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिएगा हम लोगों ने सबसे पहले क्या समाप्त किया? सबसे पहले हम लोगों ने देखिए कि अगर शिलालेख की बात किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे देख लीजिए, हमने शिलालेख की बात किया, शिलालेख की बात। तो शिलालेख को हम लोगों ने 2 भागों में बांट के देखा। एक है दीर्घ शिलालेख, एक क्या था? एक था दीर्घ शिलालेख, और एक क्या था? लघु शिलालेख। एक क्या था? लघु शिलालेख। ठीक है, लघु शिलालेख था। तो हम लोगों ने क्या किया था? इसे अगर देखें तो दीर्घ शिलालेख के रूप में हम लोगों ने इसे पढ़ा। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्योंकि इसको जल्दी जल्दी समाप्त कर लेते हैं। यहाँ से 1 2 प्रश्न है, मतलब समझिए ना कि पूछने की संभावना ज़्यादा आपको रह जाती है। तो इसी में हम लोग देखते हैं और भी चीज़ें हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 14 दीर्घ शिलालेखों की, 14 जो दीर्घ शिलालेखों की कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे हम लोग बातें कर लेते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्यों पे बातें कर लेते हैं, क्योंकि भाई यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए समझें। इसलिए देखिएगा इस ऐसे शिलालेखों को पता है क्या कहा जाता है? इस शिलालेखों को देखिएगा यहाँ पे कहा जाता है पृथक, मतलब समझिए ना कि छोड़िए इसको, ऐसे नहीं समझिए आप, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो 14 शिलालेखों में देखिए पहला शिलालेख में क्या कहा गया है? ठीक है, पृथक कहा जाता है कि शिलालेखों में क्या कहा जाता है? प्रथम में अगर बात करें तो पूछा जाता है भाई कि प्रथम में किस चीज़ की वर्णन किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछता है, 14 तक जो पढ़ना है आप जरूर इसको याद रखिएगा। तो प्रथम में जो वर्णन है ये पशु बलि का निषेध है। क्या है? पशु बलि का निषेध है, पशु बलि का निषेध किया गया है, यहाँ पे निषेध किया गया है। उसके बाद बात करें यहाँ पे प्रथम शिलालेख में ही, यानी कि समाज में जो उत्सव होते हैं, उत्सव में जैसे कोई भी कार्यक्रम हो वहाँ पे लोग जानवरों को काटते हैं, जैसे भेड़ बकरियों को काटते हैं, तो वो उत्सव पे अशोक सम्राट क्या करते हैं? प्रतिबंध लगा देते हैं। यानी कि सामाजिक जो उत्सव होता है, जो सामाजिक उत्सव होता है, सामाजिक उत्सव, उस पे जो
जीव हिंसा होती है उस पे क्या करते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं। अब इस तरह से देखिएगा, प्रथम शिलालेख में किस चीज़ का वर्णन किया गया, तो पशु बलि का निषेध किया गया, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब आप इससे भी देख सकते हैं सामाजिक उत्सव पे प्रतिबंध इसलिए लगा है तो कि वहाँ पे लोग ज़्यादा पशु बलि दिया करते थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं द्वितीय शिलालेख में क्या कहा गया। यहाँ का अगर बात करें हम लोग तो द्वितीय शिलालेख में क्या कहा गया, द्वितीय शिलालेख में यहाँ पे देखिएगा, इसमें चोर चेल पांडेय, यहाँ पे लिख देते हैं चोल चेर पांडेय सत्यपुत्र ताम्रलिप्ति, ठीक है, ताम्रलिप्ति मतलब श्रीलंका का वर्णन है। इसे जरूर याद रखिएगा, बहुत बीबीआई है, ठीक है। देखिएगा पहला में पशु बलि याद रखिएगा, पहला शिलालेख में किसका वर्णन है, तो पशु बलि का निषेध किया गया है। दूसरा में ये बार पूछा गया चोल चेर पांडेय सत्यपुत्र और ताम्रलिप्ति मतलब ये क्या बोलते हैं, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। और यहीं द्वितीय में अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा मतलब समझिए ना कि लोक कल्याणकारी जो कार्य होते हैं ना उस पर ज़्यादा बल दिया गया। इतना ही जानिए क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं, तो इतना जानने ही से ही काम आपका चल जाएगा। तो आइए हम लोग तीसरा में देखते हैं, तीसरा शिलालेख में क्या कहता है। ये तृतीय शिलालेख क्या कहता है, तृतीय शिलालेख क्या कहता है भाई। तृतीय शिलालेख में यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तृतीय शिलालेख में ये देखिएगा युक्त रज्जुक और प्रादेशिक, क्या मैंने कहा, युक्त रज्जुक और क्या है, प्रादेशिक, ये सब अधिकारी हैं। इन अधिकारियों का क्या है, वर्णन किया गया है। इन अधिकारियों का क्या है, वर्णन किया गया है। किस अभिलेख में, तो ये देखिए तृतीय शिलालेख में, तृतीय जो मतलब शिलालेख है इसमें इसका वर्णन किया गया है। पूछा जा सकता है कि युक्त रज्जुक और प्रादेशिक का वर्णन कितने शिलालेखों में किया गया है। ऑप्शन आपको दे देगा 2, 4, 5, 3, जो भी हो सब दे देगा आपको। तो आपको याद रहना चाहिए कि भाई ये तृतीय शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा शिलालेख। तो चौथा शिलालेख की अगर बात करें यहाँ पे चौथा शिलालेख की अगर बात करें शिलालेख की, तो यहाँ पे देखिएगा शिलालेख की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये देख लीजिए शिलालेख की, इसमें कहा गया कि अशोक सम्राट ने थेरी घोष के स्थान पे क्या किया, यानी कि थेरी घोष के स्थान पे यहाँ पे देखिएगा तो धम घोष का आह्वान किया था, ठीक है। थेरी घोष का मतलब होता है कठोर जो सिद्धांत है ना उसको त्याग देना, और धम घोष का मतलब होता है उदार सिद्धांतों को अपनाना। ये सब चीज़ें मतलब समझिए कि पीटी में आपको फैक्ट ही है, मेंस के व्यू से अगर पढ़ेंगे तब स्टोरी उसमें ज़बरदस्त आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन कोशिश करते हैं जब उनका पर्सनालिटी जब व्यक्तित्व तो स्टार्ट होगा उसमें आपको सुनाएंगे। खैर ये तो फैक्ट है, थोड़ा सा यहाँ से आपको क्या स्टोरी आपको मिलेगा, स्टोरी सुनाएंगे तो बस मतलब समझिए कि आपका बहुत सारा मतलब फैक्ट जो है वो रह जाएगा। तो ये चौथा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट अगला पे लेते हैं। तो पाँचवा शिलालेख में जो है पाँचवा अगर शिलालेख की बात किया जाए यहाँ पे, पाँचवा शिलालेख में क्या वर्णन है। पाँचवा शिलालेख में किसका वर्णन किया गया है पाँचवा शिलालेख में, तो पाँचवा शिलालेख में धम महामात्र का वर्णन किया गया है। देखिए धम महामात्र का वर्णन किया गया है, महामात्र का वर्णन किया गया है, धम महामात्र का वर्णन किया गया है, ठीक है। देखिए इसका काम क्या था, जैसे मानते हैं कि भारत में बहुत सारा धर्म है, तो बहुत सारे धर्म के लोग प्रचारक होते हैं। तो एक्चुअली उसी समय में अशोक सम्राट के द्वारा इन अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, किसके लिए, धर्म के प्रचार के लिए, नैतिकता की शिक्षा देने के लिए, जोर ज़बरदस्ती से नहीं, प्यार मोहब्बत से किसी को जीतने के लिए। और बौद्ध धर्म थी उसके प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया। चलिए, और छठा की अगर देखा जाए, छठा शिलालेख की लिख देते हैं। छठा अगर शिलालेख की बात करें यहाँ पे, छठा शिलालेख की अगर बात करें, छठा शिलालेख की, तो छठा शिलालेख में किसका वर्णन है, प्रतिवेदक की उल्लेख किया गया है। इसमें प्रतिवेदक
प्रतिवेदक का उल्लेख है, प्रतिवेदक का उल्लेख किया गया। प्रतिवेदक का मतलब पता है क्या होता है? सूचना जो देता है ना, सूचना देने वाला होता है, सूचना देने वाला। इसलिए देखिए छठा शिलालेख में किसका वर्णन है? प्रतिवेदक का उल्लेख है। देखिए बारी हम ज़्यादा नहीं करा रहे हैं, अगर आप देखिएगा बुक्स में तो बहुत सारा डिटेल्स में दिया हो गया है, जहाँ से प्रश्नों की संभावना नहीं बनती। प्रश्न की जो संभावना बन रही है हम वही पे बात कर रहे हैं, जहाँ से प्रश्न आएगा उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे मानते हैं कि पांचवा शिलालेख की बात कर रहे थे, यहाँ पे तो 2-4 गो है, लेकिन धम्म महामात्र का वर्णन ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी तो गया है। आप लोग मेरा वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद ज़रूर प्रश्न बनाइए, ज़रूर क्वेश्चन बनाइए, जितना भी प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन बनाइए, तब आपको पता चलेगा। चलिए हम लोग यहाँ पर देखें छठा। अब देखते हैं हम लोग सातवां। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सातवां शिलालेख। ठीक है, सातवां हम लोग शिलालेख देखते हैं। सातवां शिलालेख में किसका वर्णन है? सोच के देखिए सातवां शिलालेख में किसका वर्णन है। देखिए इसमें कहा गया कि सभी संप्रदायों के बीच क्या था? गर्मी बहुत है भाई। यहाँ पे सभी संप्रदायों के बीच समन्वय पैदा करना। देखिए उस समय अशोक सम्राट कर भी दिए थे। कहा जाता है, आप पढ़िएगा प्राचीन भारत के इतिहास में, तो अशोक सम्राट के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जनता किससे खुश थी? अशोक सम्राट थे। अशोक सम्राट ने अपने जितने भी अधिकारी थे उससे ये कहला दिया था कि अगर जनता को थोड़ा भी किसी चीज़ की दिक्कत हो जाए, अगर वो मेरे अधिकारी काम न करते हो तो मेरे दरवाजे 24 आवर 24 घंटे आप पे ही के लिए खुला हुआ है। सोच के देखिए 24 घंटे। और कहा भी जाता है कि उनके दरबार में कोई भी आज तक की बात नहीं, उस समय तक कोई भी अधूरा या कोई भी उसका ख्वाब जो सपना हो या कोई अधिकार हो उससे वंचित नहीं रहा है, सबको प्राप्त हुआ है। और यही वजह था कि उनको प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। एक बात मैं बता दूं, अशोक सम्राट देखने में खूबसूरत नहीं थे, लेकिन जो मन की बात थी ना वो कमाल का था। एक बार की बात क्या हुआ कि उन्होंने अपनी बीवी से पूछा, वो सज धज करके वो सिंहासन पे बैठने जाना चाह रहे थे। उसके पहले हर पुरुषों को होता है कि अपने बीवी से कुछ पूछा जाए कि भाई बताओ हम देखने में कैसे लग रहे हैं। तो पता नहीं उनको मन में आया कि चलो हम अपनी बीवी से पूछ लेते हैं। और उन्होंने बीवी से पूछा कि सच बताना कि हम देखने में कितने कैसे लग रहे हैं। तो बीवी को क्या पता, बीवी ने सच बता दी कि यार आपको भले दुनिया जो भी कहे लेकिन आप देखने में खूबसूरत नहीं है। पता उसने क्या किया? अपने बेबी के चेहरे पे तेजाब डलवा दिया। बोला कि पूरी दुनिया हमें प्रियदर्शी कहती है और तुम्हारी इतनी औकात हमें ये कहने का। चलिए अब इस तरह से बहुत सारी कहानियाँ, आपको पर्सनालिटी जब होगा तो हम उसको में आपको सुना देंगे। तो ये आपको सातवां शिलालेख में क्या कहता है? सभी संप्रदायों के बीच समन्वय का भावना। उसके बाद हम बात करते हैं आठवां शिलालेख में किसका वर्णन है? आठवां शिलालेख में किसका वर्णन है? तो आठवां में देखिएगा अशोक द्वारा आखेट का त्याग कर दिया जाता है। कहा जाता है ना कि अशोक पहले एक होता है, देखिए हमारे भारत में बाघों की संख्या किसकी वजह से खत्म हुआ? अगर सोचिएगा तो समझ में आएगा। पता है राजा महाराजा लोग बड़ी गलत तरीके से ढोंग करते थे, वो दिखावा बहुत करते थे, क्षमता तो थी नहीं। और ज़्यादातर जानते हैं किस में? राजपूत काल जब पढ़ेगा तब आप देखिएगा बहुत सारे फिल्म में दिखाया जाता है कि शेर का शिकार करने जाता है, ऐसे दिखाया जाता है कि बहुत ही महान सम्राट है। और मुस्लिम आक्रमणकारियों के सामने वो लोग घुटने टेक देते हैं, औकात ही नहीं रहती है उनके सामने टिकने का। लेकिन यहाँ पे दिखाया क्या जाता है? शेर का शिकार करते हैं। किसके सामने साबित कर रहा होता है? और इन लोगों की वजह से भारत में जो शेरों की आबादी थी, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ बाघों की आबादी और शेरों की आबादी थी। और इन लोगों की वजह से ही क्या हुआ, समझिए कि संकट में पड़ गया वो बेचारा। कोई दोस्त नहीं था। अभी देखिए हमको कहीं और से, दक्षिण अफ्रीका से, ये सब जगह से मंगाना पड़ता है। आप तो देखे ही होंगे, प्रधानमंत्री भी कम से कम सराहनीय काम कर रहे हैं। तो ये आठवां में क्या था? इन्होंने देखा कि अशोक सम्राट पहले शिकार वाली जो फीलिंग थी कि भाई शिकार पे जाएं, और जो वो यात्रा जो था उनका, जो समझिए कि आखेटक जो था, उनको क्या कर दिया? उनको त्याग दिया कि नहीं यहाँ पे अब नहीं करेंगे, जानवरों की हत्या नहीं करेंगे। और उन्होंने क्या किया? उसको त्याग दिया। और इसके स्थान पे उन्होंने जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो उनका जो दर्शन था,
यानी कि बौद्ध धर्म के जहाँ जहाँ पे जाना था उनका दर्शन करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे नौवा में, यानी कि नौवा शिलालेख में क्या क्या कहता है। नौवा शिलालेख में देखिए, बहुत ऐसे लोग हैं ना, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका दिल धड़कता नहीं है गरीबों को देखकर, दासों को देखकर, शोषितों को देखकर, पीड़ितों को देखकर। लेकिन भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका दिल धड़कता है उनके लिए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जब वो मजबूरों को देख लेते हैं, गरीब शोषित पीड़ित को देख लेते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती। और यही वजह था, कभी कभी क्या होता है कि उनके साथ आदर और सम्मान नहीं होता, तो ये चीज़ें देख करके उनको बड़ा तकलीफ़ और दुख लगता है। अशोक सम्राट को ये बात बहुत ही ज़्यादा लगता था। यही वजह था कि शिलालेखों में, नौवा शिलालेखों में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि दासों के साथ और नौकरी के साथ अच्छा व्यवहार करना। अरे इंसान वो भी है। सबसे बड़ी बात है कि मानवता की जो पाठ पढ़ाई बौद्ध धर्म ने, वो दुनिया के किसी धर्मों ने नहीं पढ़ाया था। आप देखिएगा, हम लोग भारत में रहते हैं और भारत में हिंदू धर्म की जब आलाप करते हैं तो समझिए कि बौद्ध धर्म के सामने बिल्कुल तुच्छ नज़र आता है। हिंदू धर्म कुछ भी नहीं है। शंकराचार्य जैसे लोगों ने किसका, बौद्ध धर्म का ग्रहण तो किया, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को तो लिया, लेकिन वैसे लोगों ने षड्यंत्र के माध्यम से बौद्ध धर्म को बर्बाद करने का काम किया। खैर, ये तो क्या होता है, इतिहास की बात है। देखिए, अगर इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास की नज़रों से देखिएगा, क्योंकि आप इतिहास के स्टूडेंट हैं तो इतिहास से मतलब खिलवाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। इतिहास में जो लिखा हुआ है वही बात करिए। और ये जब इतिहास हम पढ़ते हैं, जब हम साइंस पढ़ते हैं ना, तो हमारा क्या होता है कि देखिए, मन की जो क्या होता है ना कि जब किसी लड़कियों से जब मोहब्बत ये सब होता है तो दिमाग से लोग कहते हैं कि दिमाग मत लगाओ, क्योंकि दिमाग लगाने पे धर्म बर्बाद हो जाता है और इमोशन ख़राब हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिमाग लगाइए कि भाई आपका कंपटीशन फाइट करना है। दिल लगाइएगा तो फिर मोहब्बत हो जाएगा, उसके बाद पता नहीं इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब एक ही जैसे दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नौवा शिलालेखों में अशोक ने क्या कहा था, नौवा शिलालेखों में कहा था कि दासों के प्रति और नौकरों के प्रति क्या करना, आदर का भाव रखना। इन्होंने देखिए, हमने पूछा था कि कल हमारे जो बीपीएससी में एक इंटरव्यू में पूछ दिया गया था कि भाई बौद्ध का मतलब, धम्म का मतलब क्या है, एक लाइन में बताइए। तो इसका मतलब होता है कि नैतिक आचार संहिता। आप भी याद रखेंगे, आपको भी काम आएगा। इसका मतलब होता है नैतिक आचार संहिता। जब हम लोग धम्म की बात करेंगे तो उसमें पूरा डिटेल्स बताएंगे कि ये कैसे होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, वो है हमारा ये क्या इसको बोलते हैं, यानी कि सारा तो हम नहीं कराएं तो ठीक रहेगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 11वां जो शिलालेख है, क्योंकि ज़्यादा लंबी पड़ जाएगा इसलिए इम्पॉर्टेंट है वही हम कराते हैं। 11वां जो शिलालेख है उसमें क्या कहा गया है। 11वां शिलालेख में आपको क्या मिलेगा, देखिएगा एक चीज़ है, शिलालेखों में सारी बातें लिख दी गई है। हाँ, इसमें आपको धम्म की व्याख्या मिलेगा। अगर इसकी बात करें इसमें तो धम्म की व्याख्या मिलेगा। देखिए, हम लोगों को भी मतलब समझिए कि करते करते, पढ़ते पढ़ते, प्रैक्टिस करते करते मतलब समझिए कि याद हो जाता है। टीचर क्या करता है भाई, वो भी अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने के लिए बहुत स्टडी करता है। आप 5 घंटा पढ़ते हैं तो 12 घंटा पढ़ता है, तब वो जा कर के सारा चीज़ें आपको देता है। तो ये चीज़ें हैं कि हम लोग भी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई भी टीचर नहीं होता। हाँ, उन लोगों ने कुछ अपने लाइफ में ऐसा कर लेते हैं जिसकी वजह से करना पड़ता है। तो भाई आप भी कम से कम तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जो तैयारी आप कर रहे हैं, कंपटीशन आपका निकल जाए, बस इतना जल्दी हो जाए। टाइम ज़्यादा मत लगाए, टाइम लगाने से आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, टाइम लगाने से आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, याद रखिएगा। तो 11 शिलालेख में क्या कहा गया, इसमें धम्म की व्याख्या का वर्णन किया गया, यानी कि 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या की बात किया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग 12वां शिलालेख में। देखिए, इसमें क्या कहा गया है, इसमें धर्म सहिष्णुता की बात किया गया है। इसमें धार्मिक सहिष्णुता की बात किया गया है। सहिष्णुता की बात और सहिष्णुता का वर्णन किया गया है। ये धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, वो है 13वां हमारा शिलालेख। ठीक है, ये कौन सा है, 13वां,
यानी कि 13वां शिलालेख है हमारा, ये 13वां शिलालेख हो जाएगा, 13वां शिलालेख। इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या कहा गया है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है 13वां में, ठीक है। और 13वां में सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोग देखते हैं कि अशोक सम्राट ने अपने जीवन में एक लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया, जिसको हम लोग कलिंग युद्ध के नाम से जानते हैं। कलिंग युद्ध की कहानी भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर कलिंग को आप देखेंगे और उसके पीछे के मतलब मानसिकता को अगर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कलिंग युद्ध क्यों हुआ था, और कलिंग युद्ध के बाद अशोक सम्राट को क्या फील हुआ, और किन परिस्थितियों और किसको देख कर के उन्होंने अपना समझिए कि सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ लुटा दिया, सिर्फ समझिए कि धर्म के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 13वां में क्या है, कलिंग युद्ध का वर्णन है, ठीक है। कलिंग युद्ध का वर्णन है किसमें, 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है 13 में। उसके बाद क्या कहता है, इसमें हृदय परिवर्तन की बात किया जाता है, इसमें हृदय परिवर्तन की बात किया जाता है, ठीक है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट की बात हम कह रहे हैं उसमें बता रहे हैं, इसमें 4 विदेशी राजाओं की बात किया जाता है, 4 विदेशी राजाओं की बात किया जाता है, 4 विदेशी राजाओं की। आपको आज हम बोर कराने ही आए हैं, लगता है ऐसा कि 4 विदेशी राजाओं में देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। किसी तरह 20-25-30 मिनट का वीडियो होगा, आप एक बार ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा, ये बहुत फ़ायदा आपको करेगा। तो चलिए 4 विदेशी की हम लोग बात करते हैं। तो पहली बार अगर देखें यहाँ पहला यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला कौन है, तुला माया हो जाएगा। कौन हो जाएगा, यहाँ पे पहला हो जाएगा तुला माया, तुला माया हो जाएगा, ठीक है, तुला माया हो जाएगा, तुला माया। ये देखिए मिस्र का टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस है, मिस्र टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, ठीक है। 4 राजाओं की बात हुआ था, पहला तुला माया हो गया, मिस्र टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, और दूसरा अगर बात हम लोग करते हैं अंतकीन का, अंतकीन, ठीक है, मकदूनिया का एंटीगोनस, ठीक है, ये राजा हैं मकदूनिया का। क्या गर्मी है यार, ये आपको हो जाएगा अंतकीन मकदूनिया का एंटीगोनस, मकदूनिया का एंटीगोनस, ठीक है, मकदूनिया का एंटीगोनस। और तीसरा हम लोग बात करते हैं वो है मक है, या कभी कभी मग के नाम से भी इनको मतलब ये किया जाता है, मक या मग, ठीक है। ये साइरिन का मैगास है, साइरिन का मैगास, बस इसको ऐसे याद कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन न बनाना है, ताकि आप फाइट कर सकें। उसके बाद चौथा की अगर बात करें तो चौथा की बात की आलिक के सुंदर, नाम तो इतना अच्छा है, आलिक के सुंदर, चौथा है आपका आलिक के सुंदर नाम है चौथा, आलिक के सुंदर इसको बोलते हैं, आलिक के सुंदर। एपिरस का अलेक्जेंडर है, इसको एपिरस का क्या है, अलेक्जेंडर है, ठीक है। तो हम लोगों ने 4 राजाओं की बात की, और 4 राजाओं की बात किस में कहा गया, यानी कि 13वां जो शिलालेख है उसमें इसका वर्णन किया गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिएगा एक चीज़ और भी है, इसमें एक और भी बात किया गया, एक और हम बता ही देते हैं। कहा गया कि दक्षिण भारत में, ठीक है, ये जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में चोल पांड्या श्रीलंका का उल्लेख किया गया है, चोल पांड्या और श्रीलंका का क्या किया गया, वर्णन किया गया है,
किसी मतलब 13वां शिलालेख में इतना है। देखिए 13 शिलालेख में इतना पढ़ लीजिएगा काफ़ी है। आप देख लीजिए ना, कोई भी प्रश्न उठा के देख लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने आज जो पढ़ा है उसमें कितना मतलब बढ़िया चीज़ें आपने आज कंप्लीट किया। एग्ज़ाम के व्यू से ही है भाई, एकदम एग्ज़ाम के व्यू से है, इधर से कहीं उधर नहीं पूछने वाला है। आप देख लीजिएगा, बार बार प्रश्न यहीं से पूछा गया, इसलिए हमने करा दिया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ और भी लिखा है, प्रथम पृथक कहा जाता है। प्रथम पृथक लेख में पूछा जा सकता है, प्रथम पृथक, एक मिनट इसको ठीक से करते हैं। प्रथम पृथक लेख में क्या कहा गया, पूछा जाता है प्रथम पृथक लेख में क्या कहा गया है। प्रथम पृथक लेख में तो देखिए, सभी मनुष्य मेरी संतान है, इसको लिख देते हैं, सभी मनुष्य मेरी संतान है। ये बड़ा दुख लगने वाला बात है भाई, एक शूद्र राजा के लिए ये कह देना, और उनके राज्य में खुद उनके जो प्रधानमंत्री थे वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को भी वो अपना संतान ही बना दिया। और यही वजह था कि संतान कहने का मतलब उन लोगों के आत्म में सम्मान पे बहुत ज़्यादा ठेस लग गया, और उसके जो लोग थे ये सोच लिया कि मौर्य वंश को समाप्ति कर देना है। और देखिएगा, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे बृहदत्त, उनकी हत्या एक ब्राह्मण सेनापति के द्वारा भी कर दिया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो पता चलेगा कि बौद्ध धर्म के पतन में सबसे ज़्यादा किसका मतलब योगदान है, ब्राह्मणों का। हिंदू धर्म के देखिए, हिंदू मतलब ये कहने का मतलब यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे हिंदू और SC ST OBC ये सब चीज़ें, देखिए ये सारे शूद्र ही हैं, ये इनके ही सारे जो बाल बच्चे हैं SC ST OBC हैं, आप ये देख सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि ये शूद्र से हैं तो SC ST OBC हैं। और बाकी जो विदेश से आने वाले जो ब्राह्मण जाति के जो थे लोग, तो अशोक सम्राट बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने कह दिया, किस में कहा, देखिए साक्ष्य भी है, प्रथम पृथक लेख में कहा कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, और ये चीज़ें उनको सबसे ज़्यादा बुरा लग गई। अब देखिए द्वितीय हम बात करते हैं, द्वितीय क्या है, पृथक लेख। द्वितीय पृथक लेख में क्या कहा अशोक सम्राट ने, द्वितीय पृथक लेख में सभी मनुष्य मेरी प्रजा है, सभी मनुष्य मेरी क्या है, प्रजा है। किसने कहा था, अशोक सम्राट ने कहा था, सभी मनुष्य मेरी प्रजा है, वे द्वितीय पृथक लेख में कहा था। और प्रथम में कहा कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। देखिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे, पर्सनालिटी जब आएगी, और जब पतन की बात आएगी ना, अशोक सम्राट, ये साम्राज्य का इतना बड़ा साम्राज्य था, अखंड भारत में इसका निर्माण हुआ, ठीक है, इसका पतन कैसे हो गया, तो एक पतन ये भी हो जाता है, कारण के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोगों ने लगभग ये चीज़ें पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लघु शिलालेख, हम लोग पढ़ते हैं, लघु शिलालेख पढ़ लेते हैं, उसके बाद से थोड़ा सा और बचा रहेगा, तो बाकी हम चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कराएंगे। तो फिलहाल अभी देख लेते हैं। अब देखिएगा, हम लोग यहाँ पे लघु शिलालेख की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा लघु शिलालेख, देखिए अभी हम लोगों ने दीर्घ शिलालेख के बारे में पढ़ा। शिलालेखों को हम लोग दो भागों में बांटे, एक था दीर्घ शिलालेख और एक था लघु शिलालेख। तो दीर्घ शिलालेख के बारे में हमने पढ़ा, थोड़ा लघु शिलालेख के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक है मास्की अभिलेख, पूछा जाता है मास्की अभिलेख में किसका वर्णन है, मास्की अभिलेख में किसका वर्णन है। तो देखिएगा इसमें बुद्ध को क्या कहा गया, बुद्ध को बुद्ध शाक्य कहा गया। पूछा जा सकता है कि मास्की अभिलेख में क्या कहा गया है, तो बुद्ध शाक्य और अशोक कहा गया है, ठीक है। इसमें बुद्ध शाक्य कहा गया है, बुद्ध शाक्य कहा गया है और अशोक कहा गया है। इसमें पूछा जा सकता है कि बुद्ध शाक्य किस लघु शिलालेख में कहा गया है, ठीक है। तो आप बताइएगा कौन सा, मास्की। और ये मास्की है कहाँ पे, पूछा जा सकता है कि मास्की है कहाँ पे, तो आप बताइएगा कि कर्नाटक में है, ठीक है, ये कर्नाटक में है, ठीक है। मास्की अभिलेख देखिए बहुत डिटेल नहीं करा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि यूपीएससी और बीपीएससी के लिए इतना तो बनता है ना। अगर आप कहेंगे कि भाई दरोगा इस सब के लिए, तो दरोगा के लिए अगर पढ़ भी लेते हैं तो आपको तो और मज़ा आ जाएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, एकदम ग्रांटेड है कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। क्योंकि थोड़ा सा हम भी चाह रहे हैं कि भाई आपको डीपली और सब कुछ ही बता दिया जाए, क्योंकि देखिए आयोग भी कहता है कि भाई अब सतही पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो क्यों ना थोड़ा गहराई तक आपको ले चला जाए, ठीक है। तो मास्की जो अभिलेख है
उसमें बुद्धशाक कहा गया और अशोक कहा गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग करते हैं गुर्जरा अभिलेख, ठीक है। ये है गुर्जरा अभिलेख, हमने अभी बताया था आप लोगों को गुर्जरा अभिलेख, ठीक है। तो गुर्जरा अभिलेख में क्या कहा गया है? इसमें अशोक का नाम अशोक बताया गया, ठीक है। अशोक बताया गया, अशोक। देखिए अशोक मूवी भी आया हुआ है, शायद मुझे लगता है कि शाहरुख खान और करीना कपूर का है, ये देख लीजिएगा तो और मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। गुर्जरा जो अभिलेख है उसमें क्या कहा गया? गुर्जरा में कहा गया, देखिए गुर्जरा की अगर बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। गुर्जरा के बाद हम लोग ने देखते हैं नेतुर अभिलेख, ठीक है। नेतुर अभिलेख, आराम से बैठिए 4-4 घंटा, और 4-4 घंटा अगर बैठ गए ना तो समझिए ना कि आप कंप्लीट कर जाइएगा। 3 शिफ्ट में बैठ जाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। ये नेतुर अभिलेख है, इसमें भी अशोक ही नाम रहता है, अशोक ही नाम रहता है। किसका? नेतुर अभिलेख में। नेतुर अभिलेख की बात करें तो अशोक का नाम अशोक ही रहता है। अगर पूछा जाए कि भाई नेतुर अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ तो आप बोल दीजिए कि मैसूर से प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये मैसूर से प्राप्त हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेतुर के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे उल्ले गोडून, थोड़ा सा नाम डिफरेंट है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ये हो सकता है, ठीक है। इसमें भी अशोक का नाम अशोक ही मिलता है, अशोक का नाम मिलता है, ठीक है। अशोक का नाम इसमें भी मिलता है, ठीक है। कौन सा? उल्ले गोडून। क्या नाम है? उल्ले गोडून। और उल्ले गोडून कहाँ से प्राप्त होता है भाई? तो ये भी कर्नाटक से ही प्राप्त होता है। आप लोग इसको भी देख लीजिए, कर्नाटक से ही प्राप्त होता है। इसमें अशोक का नाम अशोक है। उसके बाद उल्ले गोडून की बात करते हैं रूपनाथ अभिलेख जो है अभिलेख अगर धीरे धीरे लिखेंगे तब जाके हो जाएगा, लेकिन बात यह है कि थोड़ा सा तेज़ी से चलना ज़रूरी है। ये आपको जबलपुर से मिला है, जबलपुर, ठीक है, मतलब एमपी में जबलपुर। उसके बाद हम लोग करते हैं दूसरा, वो है सासाराम, यानी कि सासाराम बोली ना, अरे भाई ये आपका बिहार में अभिलेख मिला है, सासाराम में ये अभिलेख मिलता है। और ये आपको कहाँ मिलेगा? ये बिहार में मिलेगा, ठीक है। ये बिहार में है, सासाराम अभिलेख जो है ये बिहार में मिलेगा। उसके बाद हम लोग कहते हैं भाबरू बैराट, ये हमारा भाबरू बैराट, ये हो जाएगा भाबरू बैराट। और ये कहाँ पे मिलेगा? राजस्थान में। ये कहाँ पे मिलेगा? राजस्थान में। और इसी भाबरू बैराट में अशोक को क्या कहा गया है? प्रियदर्शी कहा गया है। इसी में प्रियदर्शी कहा गया है, ठीक है, इसी में प्रियदर्शी कहा गया है। तो मुझे लगता है कि आपको लंबा अगर ये कराएंगे तो बहुत बोर हो जाइएगा, क्योंकि अब स्टोरी का डिमांड हो रहा है। तो इसके बाद से हम लोग 3 चीज़ों की बात किया है। गुहा लेख कराने के बाद जैसे ही गुहा लेख समाप्त होगा आपको हर लोगों का समझ के स्टोरी आपको सुनाएंगे, एकदम ज़बरदस्त सुनाएंगे। क्योंकि देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम लोग बिंदुसार पढ़ेंगे, उसके बाद अशोक सम्राट पढ़ेंगे, उसके बाद जो अंतिम सम्राट होते हैं कैसे पतन हो जाता है, ये सारा एक षड्यंत्र है। अशोक सम्राट के मृत्यु के बाद किस तरह से मतलब समझिए कि दूसरे धर्म के मतलब समझिए कि बौद्ध धर्म का यहीं से पतन शुरू हो जाता है, यहीं से शूद्रों का सरकार हमेशा से मतलब समझिए कि ख़त्म हो जाता है। बहुत सारा चीज़ें आपको यहाँ पे कंट्राडिक्शन वाली लाइफ मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि, और देखिए सबसे पहले बात यह है कि हम इसलिए करा दिए कि कम से कम अशोक यानी कि मौर्य साम्राज्य को अगर आप पढ़ रहे हैं तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी का सोर्स जो है उसको अच्छे तरीके से जानिए। क्योंकि माने कि आप पढ़ लीजिए और प्रश्न ना आए तो फिर मुश्किल वाली बात हो जाएगी। इसलिए इसको पढ़िए और याद करिए और कुछ किताबों का गहन अध्ययन करिए। जैसे एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, अगर प्राचीन भारत के इतिहास में चाहते हैं कि और बेहतर पढ़े तो झा एंड सिरमाले को पढ़िए। हम लोग तो कम से कम 6, 7, 8, 10 किताबें पढ़ी थी हम लोगों ने, उस समय डेली हम लोग थे। तो इसी तरह से आप भी पढ़िए, ताकि अगर आपके पास टाइम हो तो, अगर नया है तो कम से कम किताबों का 2-4 किताब ये ले लीजिए ताकि आप पढ़ सकें। अगर आपको अभी एग्ज़ाम देना है तो ज़्यादा किताबों पे ध्यान मत दीजिए, एक ही कोई किताब ले लीजिए और उसके बाद हमारा वीडियो देखिएगा, दोनों मिला के पढ़िए, एकदम कंप्लीट कर जाइएगा। तो अगर सेशन आपको बहुत अच्छा लगता है तो भाई सब्सक्राइब करिए और उसके बाद शेयर जितना करना है खूब शेयर करिए ताकि हमको भी मोटिवेट मिले। देखिए हम लोग भी मेहनत करते हैं और आप देख ही रहे होंगे, हम नहीं चाहते हैं कोई भी हम यानी पक्षपात नहीं कर रहे हैं। आप हमारे समझिए कि स्टूडेंट है और स्टूडेंट कैसा होता है? अपने बच्चों की तरह होता है, उसे कभी भी देखिएगा कहा जाता है ना कि माँ बाप दुनिया में कोई भी आपका तरक्की चाहे या ना चाहे,
लेकिन माँ बाप हमेशा चाहता है। माँ बाप जैसा कोई कर ही नहीं सकता। और जो बात आती है शिक्षक का, उसी तरह शिक्षक भी होते हैं। अगर आप फाइट करेंगे, आप पास करेंगे तो बहुत मज़ा आएगी, बहुत ऐसा लगेगा कि चलो मैं सफल हो गया। आपके पास करने पे हमारी सफलता उसमें निहित हो जाएगी। तो खूब शेयर करिए, बहुत सारा शेयर करिए। आप लोग शेयर करेंगे तभी जा कर के हमारा मोटिवेट और हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।